हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए यहाँ पे आज हम 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यदि आप पेपर से पहले इन अंतरों को एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए ताकि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है या कोई ना कोई डिफरेंस जो है आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला डिफरेंस किसके किसके मध्य है, तो लघु बीजाणु एवं गुरु बीजाणुधानी के मध्य अंतर। ये क्वेश्चन दो या 3 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो अंतर है, ये डिफरेंस है। 2 या 3 नंबर वाले क्वेश्चन जो हैं काफ़ी पूछे जाते हैं, कई बार ये डिफरेंस जो है पेपर में पूछा भी गया है। तो लघु बीजाणु एक साइड ये लघु बीजाणुधानी है और दूसरी साइड क्या है, मेगा स्पोरेंजिया यानी कि गुरु बीजाणुधानी। तो आपको लघु बीजाणुधानी सबसे पहले देखना है। लघु बीजाणुधानी की यदि हम बात करें तो देखिए इसमें जो पराग कोष होते हैं, पराग कोषों में परागपुट के विकास के समय लघु बीजाणु जो है मात्र कोशिका बनती है। और लघु बीजाणु मात्र कोशिका जब बनती है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होने से लघु बीजाणु या परागकण बनते हैं। देखिए क्या होता है, जो लघु बीजाणुधानी होती है आपको सीधा सा ऐसे याद रखना है कि जो लघु बीजाणुधानी होती है या हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल या हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोस्पोरोफिल या कि पोलन ग्रैंड या परागकण जो हैं इसके अंदर उपस्थित होते हैं जो कि नर युग्मक कहलाते हैं। वहीं गुरु बीजाणुधानी की यदि हम बात करते हैं या मेगा स्पोरेंजिया की, तो इस प्रक्रिया में जो बीजांड होता है, बीजांड के गुरु बीजाणु जो होते हैं उस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणु जो है बनते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि परागपुट के अनेक लघु बीजाणु जो होते हैं वो मात्र कोशिका बनती है और प्रत्येक कोशिका जो है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणु बनते हैं और इस प्रकार इनकी संख्या जो है अधिक होती है। वहीं यदि हम बात करें गुरु बीजाणुधानी की, तो इसमें एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु कोशिका बनती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 ही गुरु बीजाणु बनते हैं। आपको याद रखना है कि एक बीजांड में केवल एक ही गुरु बीजाणु जो है कोशिका पाई जाती है और जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से 4 प्रकार के गुरु बीजाणु जो है बनते हैं। अगला डिफरेंस है कि इसमें सभी लघु बीजाणु जो हैं कार्यशील होते हैं, यानी लघु बीजाणुधानी के अंदर जो उपस्थित सभी लघु बीजाणु होते हैं वो कार्यशील होते हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि वन ऑफ मोस्ट डिफरेंस है इनमें कि लघु बीजाणु जो भी बनते हैं लघु बीजाणुधानी के अंदर वो सभी के सभी कार्यशील होते हैं। और यदि हम बात करें गुरु बीजाणुधानी की, तो इसमें 3 निष्क्रिय तथा केवल एक ही कार्यशील होता है। यानी जो 4 प्रकार के गुरु बीजाणु बनते हैं उसमें से 3 तो निष्क्रिय होते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु जो है एक्टिव होता है। ये आपको याद रखना है। तो पहला डिफरेंस तो किसके किसके मध्य, लघु बीजाणु तथा गुरु बीजाणुधानी के मध्य अंतर। यह क्वेश्चन भी आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब दूसरा डिफरेंस है जीनोटाइप एवं फिनोटाइप के मध्य अंतर, यानी जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप के मध्य आपको अंतर बताना है। देखिए जीन प्ररूप की यदि हम बात करते हैं तो पहला डिफरेंस क्या है कि यह जीन संगठन को व्यक्त करता है। जो जीन प्ररूप होते हैं यह किसी भी जीन के संगठन को व्यक्त करते हैं। वहीं जो फिनोटाइप होते हैं या लक्षण प्ररूप होते हैं यह जीवों के रंग, आकार और रूप को भी व्यक्त करते हैं। यानी फिनोटाइप का मतलब ही होता है कि लक्षण प्ररूप, मतलब जीवों के जो लक्षण हैं जैसे चाहे वो रंग हो चाहे वो रूप हो, इनको जो है फिनोटाइप या लक्षण प्ररूप जो है व्यक्त करते हैं। वहीं जीनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो जीनोटाइप का जो लक्षण होता है वो समान होता है और यदि उसे किसी भी प्रकार के कारक प्रभावित ना करें तब, यदि किसी भी प्रकार के कारक प्रभावित नहीं करते हैं जीनोटाइप को तो उनका लक्षण आपस में क्या होता है, समान होता है। फिनोटाइप में क्या होता है कि ये भले एक समान दिखें लेकिन इनका जीनिक संगठन अलग अलग होता है। फिनोटाइप में इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। ये देखने में भले ही एक समान दिखें लेकिन जो जीनों का संगठन होता है वो इनका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो आपको जैसे याद रखना है, जैसे मान लीजिए प्योर लाल या हम कह सकते हैं जो शुद्ध लंबे पौधे हैं वो कैसे हैं, वो तो कैपिटल टी हो गए। उसके बाद F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होते हैं। तो यहाँ पे लक्षण प्ररूप तो समान है, लक्षण क्या है कि पौधे क्या हैं, लंबे हैं, लेकिन जीनों का संगठन तो बदल गया ना। जब स्टार्टिंग में हमने क्रॉस कराया लंबे पौधों और बौनों पौधों का
तो लंबे पौधे क्या है, कैपिटल टी हैं। लेकिन जब F1 पीढ़ी में जो लंबे पौधे प्राप्त होते हैं तो उनका लक्षण तो सेम ही है, लाली पौधे प्राप्त हुए, लेकिन यहां पे जीनों का संगठन जो है चेंज हो जाता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आ जाता है। अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि अगला डिफरेंस क्या है कि इनका इनका स्थापन जो है पूर्व के गुणों के आधार पर किया जाता है, यानी इनकी स्थापना जो है पूर्व के गुणों के आधार पर की जाती है। वही फिनोटाइप की यदि हम बात करते हैं तो इनका जो ऊपरी रूप होता है वही इनका प्रतिनिधित्व करता है, यानी बाहरी रंग रूप के आधार पर ही इनका प्रतिनिधित्व जो है किया जाता है। अब अगला डिफरेंस है शुक्राणु जनन तथा अंडाणु जनन के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। एक साइड तो है हमारा शुक्राणु जनन या शुक्र जनन और दूसरी साइड क्या है, अंडाणु जनन या अंड जनन भी आप इसको कह सकते हैं। पहला डिफरेंस क्या है कि जो शुक्राणु जनन होते हैं, शुक्राणु जनन जो है यह वृषण के अंदर होने वाली क्रियाएं होती है जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो शुक्राणु जनन जो है शुक्राणुओं के निर्माण की क्रिया है, जो कि शुक्राणु किसके अंदर बनते हैं, वृषण के अंदर यह क्रिया संपन्न होती है। अंडाणु जनन की यदि हम बात करते हैं तो यह अंडाशय के अंदर होने वाली संरचना या हम कह सकते हैं होने वाली प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से, जिसमें कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो पहला डिफरेंस क्या है इनमें कि जो शुक्र जनन की क्रिया होती है वो वृषण के अंदर होने वाली क्रिया होती है जिसमें कि शुक्राणुओं का निर्माण होता है, और अंड जनन में अंडाणुओं का निर्माण होता है किसके अंदर, अंडाशय के अंदर होने वाली क्रिया होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ये आपको याद रखना है। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं, ये आपको याद रखना है। दूसरा डिफरेंस क्या है अंडाणु जनन में कि इसमें एक प्राथमिक oocyte से एक अंडाणु बनता है। आपको याद रखना है कि एक प्राथमिक oocyte से एक ही अंडाणु जो है बनता है। अगला डिफरेंस क्या है इनमें कि इसमें ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी नहीं बनते हैं। जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है इसमें किसी भी प्रकार से ध्रुव काय या पोलर बॉडी नहीं बनते हैं, लेकिन जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है इसमें ध्रुवीय काय या पोलर बॉडी बनते हैं। अगला डिफरेंस क्या है इनमें कि इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है, इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया में समय कम लगता है, लेकिन शुक्राणु जनन की जो क्रिया होती है इसमें समय क्या है, कम लगता है, लेकिन जो अंडाणु जनन की क्रिया होती है इसमें समय क्या है, ज्यादा लगता है। ये आपको यहाँ पे बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि अंडाणु जनन व शुक्राणु जनन के मध्य अंतर जो है कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। अगला डिफरेंस है स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। एक साइड तो हमारा है स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, परपरागण या इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए स्वपरागण की यदि हम बात करते हैं तो यह एक ही पौधे के नर व मादा पुष्पों के बीच होता है। स्वपरागण जो है आपको याद रखना है हमेशा केवल एक ही पौधे के नर व मादा पुष्पों के बीच होता है। अब परपरागण की यदि हम बात करते हैं तो यह परागण जो है एक ही जाति के 2 पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होता है, यानी जाति एक ही हो पौधों की लेकिन अलग अलग 2 पौधे हों और उनमें नर एवं मादा पुष्पों के बीच यदि आपस में परागण होता है तो इस प्रकार के परागण को हम परपरागण कहते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। कोई भी स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन की यदि क्रिया हो रही है तो इसमें पौधा जो है वो हमेशा द्विलिंगी होना चाहिए, यानी पौधे का बाइसेक्सुअल जो है होना आवश्यक है। और यदि हम परपरागण की बात करते हैं तो इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना बिल्कुल किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं होता है। यदि पौधे आपस में एक लिंगी हैं फिर भी अलग अलग पौधों में इनमें परागण हो जाएगा। अगला डिफरेंस क्या है कि स्वपरागण के लिए जो प्रक्रिया है इसमें पौधों का आकर्षक व और मुख्य रूप से पुष्प का आकर्षक तथा सुंदर एवं बड़ा तथा साथ ही साथ मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है, जिस कारण से ये क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार से पौधों को या हम कह सकते हैं जो कीट वगैरह होते हैं इनको अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार से मकरंद की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो परपरागण की प्रक्रिया होती है इसके लिए पौधों का आकर्षक तथा बड़ा एवं सुंदर तथा मकरंद युक्त भी होना चाहिए, जिसके कारण ये क्या करते हैं, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर परागण की क्रिया संपन्न होती है। अगला डिफरेंस क्या है इनमें कि इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है।
स्वपरागण में क्या होता है कि एक ही पौधे में आपस में क्या हो जाता है, परागण हो जाता है, जिस कारण से माध्यम में इनके पराग कणों की आवश्यकता भी कम होती है। वहीं जो परपरागण होता है इसके लिए अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक पौधे से दूसरे पौधे तक जाते समय पराग कणों का ह्रास भी हो जाता है, जिस कारण से कई सारे पराग कणों का नुकसान भी हो जाता है। इस कारण से पराग कणों की अधिक आवश्यकता होती है। अगला डिफरेंस है एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री बीज में अंतर। देखिए एक साइड तो हमारा क्या है, एक बीजपत्री बीज, और दूसरी साइड क्या है, द्विबीजपत्री बीज। यदि हम बात करें एक बीजपत्री बीज की, तो इसमें क्या होता है कि एक बीजपत्री बीज में, या मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो एक बीजपत्री जो बीज होते हैं यह केवल और केवल मोनोकाट प्लांट में ही पाए जाते हैं, यानी केवल और केवल एक बीजपत्री पौधों में ही एक बीजपत्री बीज जो हैं पाए जाते हैं। वहीं द्विबीजपत्री बीज की यदि हम बात करते हैं, तो द्विबीजपत्री जो होते हैं पौधे होते हैं, इनमें ही द्विबीजपत्री बीज जो हैं पाए जाते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि इसमें एक बीजपत्र होता है, यानी कॉटलिडन्स जो होते हैं, बीजपत्र जो होते हैं, एक बीजपत्री बीज में केवल एक ही बीजपत्र जो है पाया जाता है। और दूसरा क्या है, जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं इसमें द्विबीजपत्र जो है यानी डाइकोटिलिडन्स जो है पाए जाते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी जो फूड मटेरियल्स होते हैं ये भ्रूण कोश में संचित रहते हैं, यानी जो एंडोस्पर्म होता है यह विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसमें फूड जो है स्टोर रहते हैं। लेकिन द्विबीजपत्री जो बीज होते हैं इनमें जो खाद्य पदार्थों का संग्रह है तो एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष के अतिरिक्त जो है बीज पत्र में भी भोज्य पदार्थों का संग्रह हो सकता है। चौथा डिफरेंस क्या है इनमें कि इसमें एल्यूरान परत जो है पाई जाती है। ये विशिष्ट प्रकार की परत होती है जो कि केवल एक बीजपत्री बीज में ही पाई जाती है, और इसमें यदि द्विबीजपत्री पौधों की बात करें तो उनके बीज में किसी प्रकार की एल्यूरान जो परत है ये नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं वो आपको तैयार करना है। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।